जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। वेलकम बैक नाजरीन। ग्रुपिंग एसिड्स, द फेयर वैल्यू मेजरमेंट, पेज नंबर 621 चल रहा है। द फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मे बी फैसिलिटेटेड by grouping biological acid or according to significant attributes, for example by age और quality। ठीक है, मतलब कोई ऐसी ऐसी मुनासिब बेसिस हो एग्रीगेट करने की, ग्रुप करने की, जो मार्केट में भी एक्सेप्टेबल हो। मार्केट में एक्सेप्टेबल हैं कि इस नस्ल की चीज़ है जी, अच्छा जी ये मक्खी चीनी बकरी है तो ये, और ये देसी बकरी है, चलो ठीक है जी, मक्खी चीनी का रेट ज़्यादा है। अब ये क्या है, ये क्वालिटी के हिसाब से रेट। ये 2 दांत वाला बकरा है, ये अभी 4 दांत का है, यार कुर्बानी पे शक है 2 दांत का हो ना हो। अब क्या है, ये एज के हिसाब से, तो एज और क्वालिटी के हिसाब से प्राइसेस होती हैं। तो आप अपने पास जितने आपने बकरे रखे हुए हैं, आप उनको यूं कर लें, ये 2 दांत वाले अलग हो गए, ये 4 दांत वाले अलग हो गए, ये 6 दांत वाले अलग हो गए, ठीक है ना। तो उस बेस के ऊपर आप जो है वो फेयर वैल्यू लगवा सकते हो। फैसिलिटेट किया जा सकता है किसको जी, फेयर वैल्यू मेजरमेंट को, बाय ग्रुपिंग। ठीक है जी, जो कि सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स पे हो, एंड इट सेलेक्ट्स द एट्रीब्यूट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन द मार्केट। ठीक है जी, तो मार्केट के अंदर जिस तरह के यूज़ हो रहे हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, आपने वही वाले यूज़ कर लेने हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ तक को मसला क्लियर है बच्चों, क्लियर है। सर मैं आपको करता हूँ कॉल 5 मिनट 1 घंटे में, 5 मिनट की में। अच्छा जी, बायोलॉजिकल एसिड अटैच्ड टू लैंड, पिछले में कोई मसला तो बताओ वरना आगे चलूँ। कोई मसला? अगला मसला क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित भाई ने अपने गांव में एक 5 एकड़ का बाग खरीदा, बाग नहीं जंगल खरीदा। ठीक है, उस जंगल के ऊपर दरख्त भी लगे हुए हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे, कहाँ से हो आप? लाहौर से ही हो, तो बड़ी महंगी ज़मीन होती है यहाँ पे तो ज़री भी। ठीक है, मिसाल के तौर पे इन्होंने ये 5 एकड़ जगह जो है ये 5 करोड़ की खरीदी है। अब उस्मान भाई अकाउंटेंट है हमारे, वो कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही, ये 5 करोड़ का जो है जंगल खरीदा है, इसमें लैंड भी है जिसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहते हैं, इसके ऊपर दरख्त भी लगे हुए हैं जिनको बायोलॉजिकल एसिड कह के IS 41 में भी लेके जाना है। तो अब क्या करूं, अलग अलग प्राइस नहीं बताई, उन्होंने तो जंगल खरीदा है 5 करोड़ का। ठीक है, तो फिर प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है आपके ख्याल में? नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं। अलग करना है मैंने किसी भी तरह, बताओ करो अलग, सोचो करो। वैसे तो बड़े करो हो तुम लोग, करो। किसकी कीमत? मेरे ख्याल में तो ज़्यादा आसान काम क्या है, जो स्टैंडर्ड भी कहता है कर लो। 7 भी ज़मीनें पड़ी हैं ना जिन पे जंगल नहीं है, तो वहाँ पे जाके देख लो। अगर आपको 1 एकड़ 1 करोड़ में मिला है और साथ ही ज़मीन 1 एकड़ जो है वो 50 लाख में मिल रही है, तो इसका मतलब आपके 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए मिसाल के तौर पे ज़मीन की जगह, तो इसका मतलब आपने 40 लाख रुपए जंगल के दिए हैं और 60 लाख रुपए ज़मीन के दिए। ठीक है, तो ये क्या है जी, बायोलॉजिकल एसिड्स अटैच्ड टू लैंड। ठीक है, तो ये जनाब आपका ज़मीन है आप, ठीक है जी। ठीक है, और इसके ऊपर आपके दरख्त भी लगे हुए हैं, को दूर लगा हुआ है, करीब लगा हुआ है, यहाँ से नज़र आ रहा है आपको, ये जंगल है आपका। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, उसके ऊपर वो है जैसा, ठीक है जी, ये आपका जंगल है। ठीक है, अब जंगल में मंगल है, आपने टोटल, ज़रा पैसे ज़्यादा हैं, ज़रा फिगर थोड़ी कर लें आप। आपने टोटल 50 लाख रुपया जो है वो इसके लिए दिया है। ठीक है जी, 50 लाख रुपया इसके लिए दिया है, और साथ वाली ज़मीनों का पता पुता कराया, तो ये मिसाल के तौर पे 1 एकड़ है। ठीक है ना, 1 एकड़ का बाग खरीदा है, एक जंगल खरीदा आपने, तो 10 लाख रुपए जो है वो जगह की कीमत है। ठीक है,
तो ये फेयर वैल्यू ऑफ लैंड आपने पता करवाई, ये फेयर वैल्यू ऑफ लैंड आपने माइनस कर दी, तो बाकी जो 40 है वो ये 40 जो है ये ज़्यादा, ये जो बन गया ये आपके पास आ गई फेयर वैल्यू ऑफ प्लांटेशन, फेयर वैल्यू ऑफ प्लांटेशन। ठीक है जी। अब ये अगर बियर प्लांट है तो पीपीई में रख लेना इसको अलग से, क्योंकि लैंड की कोई फेयर वैल्यू होती, लैंड की कोई लाइफ होती नहीं है, लेकिन प्लांटेशन की तो होती है डेप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, उसका फल तो बायोलॉजिकल एसिड ही होना है, लेकिन अगर ये जंगल ही है जिसने खुद कटना है तो इसको बायोलॉजिकल एसिड में बना देना आप अपना ऐसे। ठीक है, ओके, और सही है। ये बेसिकली 50 लाख क्या है जी, 50 लाख इस पूरे की कीमत 50 लाख। ठीक है, तो उसमें से आप क्या कर लो, फेयर वैल्यू ऑफ लैंड अगर माइनस कर दोगे तो फेयर वैल्यू ऑफ प्लांटेशन निकल आएगी आपके पास। जरा पढ़ो, बायोलॉजिकल एसिड्स आर often physically attached to land, for example trees in plantation forest. There may be no separate market for biological acids that are attached to land. Maybe, अगर है तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो ये मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश की, तो फिर क्या करो, बट एन एक्टिव मार्केट मे एग्जिस्ट फॉर कंबाइंड एसिड्स। ठीक है, पूरा बाग बिकता है, ठीक है, अलग से दरख्त कोई नहीं कीमत लगाता, पूरा बाग को बेचता है तो बेचता है, या फिर लैंड बेचते हैं, यानी कि दैट इज बायोलॉजिकल एसिड रॉ लैंड एंड लैंड इंप्रूवमेंट एज अ पैकेज ही बिकता है। पूरा बाग बिकेगा, पूरा जंगल बिकेगा या नहीं बिकेगा। ठीक है, ज़मीन समेत, ज़मीन भी, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट वगैरह भी, कोई नालियाँ नूलियाँ बनाई हुई हैं आपने, को इरीगेशन का सिस्टम है, जो भी है, सब कुछ की कीमत के समेत बाग बिकता है। An entity may use information regarding the combined asset to measure the fair value of biological. For example, the fair value of raw land and land improvement may be deducted from the fair value of combined asset to arrive at fair value of, ये वाली बात जो आपके साथ की। ठीक है, for example, a farmer wishing to value an apple orchard, सेब का बाग, आम का तो नहीं ना होता, सेब का बाग, ठीक है, उसकी वैल्यू करना चाह रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस where there is no separate valuation for orchard from that of land, in which it would value a combined fair value of land and orchard less estimate fair value of land. Example 2, orchard की टोटल वैल्यू 10 मिलियन है, इसमें लैंड और ऑर्चर्ड शामिल हैं, फेयर वैल्यू ऑफ लैंड 4 मिलियन है, तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑर्चर्ड कितनी होगी, 6 मिलियन। कुछ समझ आई थोड़ी सी ग्रुपिंग। उसके बाद जनाब हमने रिकग्निशन पढ़ी थी, मेजरमेंट पढ़ी थी, कॉस्ट टू सेल भी आज पढ़ ली। ठीक है, इसको आपने काइंडली कर लेना है। ओके, इसको भी पेंडिंग कर लें, है तो ये बहुत आसान, लेकिन अब ओवरडोज हो रही है, कुछ थ्योरी कल के लिए बचा के रखें ना। ये वैसे तो इनएबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू क्या है, लामा, लेकिन पढ़ेंगे यहाँ से कल ही आप, बस ये 3 चीज़ें भी छोड़ दी और हम आ गए गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स IS 20 पढ़ा हुआ है, उसमें कहीं पे आपने बायोलॉजिकल एसिड्स के बारे में जिक्र सुना था, पढ़ के आए ना आप, IS 20 पढ़ के आए हैं ना, कहीं पे आपने बायोलॉजिकल एसिड का जिक्र सुना था, नहीं ना सुना, नहीं ना सुना। तो बायोलॉजिकल एसिड से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ग्रांट्स की डिस्कशन है वो IS 41 ने खुद बताई हुई है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको मुशक्क़त ये उठानी पड़ेगी। मैं कॉपी करता हूँ, ठहरो, लब जाए। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि जो आपने बियर प्लांट देखा था, लिविंग प्लांट है, ऐसे ही है ना, लेकिन वो बायोलॉजिकल एसिड नहीं है, ठीक है ना। बियर प्लांट कहाँ जाता है, IS 16 में। ऐसे ही जो हमने अभी लामा कल परसों देखा था, वो भी कॉस्ट पर आ जाता है, तो मजबूरन फेयर वैल्यू नहीं है तो उसकी भी यूजफुल लाइफ निकालेंगे, उसको भी डेफिसिट करेंगे, वो भी कहाँ ले जाते हैं हम, उसका ट्रीटमेंट भी क्या होता है, कॉस्ट पे रखना पड़ता है, चाहे इधर ही पड़ा रहे, कॉस्ट पे होगा और डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, बात समझ आई। तो ये जो 2 मैंने कैटेगरीज बताई हैं जो IS 41 से निकल जाती हैं, यही 2 निकले थे ना,
लिविंग प्लांट होते हुए बियरर प्लांट निकल गया था, लिविंग एनिमल होते हुए लामा निकल गया था, IS 41 से निकल गया था। पीपीई की टाइप की डिस्कशन होगी ना, एक तो पीपीई में चला ही गया था और लामा की भी ट्रीटमेंट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन ही होने लग गई, तो फिर ये तो वैसे ही एसेट्स हो गए जैसे पीपीई होता था। तो IS 41 कहता है कि इन एसेट्स की गवर्नमेंट ग्रांट की डिस्कशन वही है जो IS 20 ने बताई थी। वो क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत ने आपको लामे ख़रीदने के लिए ग्रांट दे दी तो वो ग्रांट आपकी डेफर्ड इनकम है, लामे ख़रीदो, उनको डेप्रिशिएट करो, ग्रांट को इनकम में डालो। अगर हुकूमत ने आपको कोई लगाने या ख़रीदने के लिए माल्टे का या आम का बाग लगाने या ख़रीदने के लिए पैसे दे दिए तो ये गवर्नमेंट ग्रांट है रिलेटेड टू एसेट, याद आ रहा है? तो फिर उसको क्या कर लो, जैसे वो IS 20 में ट्रीट करवाया था वैसे कर लो। गवर्नमेंट उठा के एसेट ही पकड़ा दे, गवर्नमेंट ने लामे मंगवा लिए ढेर सारे, आपको लामे पकड़ा दिए। ये क्या होता था, एसेट ही गवर्नमेंट दे देती थी एज अ ग्रांट, तो उसकी ट्रीटमेंट भी वही जो आपने IS 20 में पढ़ी हुई थी। तो फिर हम यहाँ क्या पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ हम वो बायोलॉजिकल एसेट्स की बात करेंगे जो एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मैयर होते हैं। अच्छा, फ़र्क कोई नहीं है उनके ट्रीटमेंट में भी, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड ने इसको अलग से यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ग्रांट में ये दो तरह की चीज़ें, बियरर प्लांट या बायोलॉजिकल एसिड एट कॉस्ट जो रखा हुआ है, इनकी डिस्कशन कौन सी है, IS 20 वाली थी। ठीक है। जबकि जो बायोलॉजिकल एसिड्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे होते हैं, IS 41 उनके बारे में क्या कहता है, अगर तो गवर्नमेंट ने किसी ऐसे बायोलॉजिकल एसिड से रिलेटेड ग्रांट आपको दी है जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाला है, IS 41 का बायोलॉजिकल एसिड है, अगर आपको गवर्नमेंट ने उसके मद में कोई ग्रांट दी और ग्रांट अनकंडीशनल है तो इनकम रिकॉर्ड कर लो, जैसे ही वो ग्रांट रिसीवेबल हो जाए, रिसीव नहीं रिसीवेबल भी हो जाए तो रिकॉर्ड कर लो। हाँ, गवर्नमेंट ने कहा बस आपको पैसे मिल जाएंगे, खाता आ गया है, तो अगर आपको जो है वो रीजनेबल अश्योरेंस है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप उसको रिकॉर्ड करें, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, रिसीवेबल जब रिसीव होगा तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कर लेना। लेकिन अगर ग्रांट कंडीशनल है, मसलन गवर्नमेंट ने आपसे कहा कि 5 लाख रुपए पकड़ो, ठीक है, गंदम क्योंकि पिछली बार रेट अच्छा नहीं था तो फार्मर ने ना इस दफ़ा जो है ना वो गंदम से ज़रा बाइकआउट किया हुआ है, तो तुम यूँ करो कि तुमने गंदम उगानी है और जाहिर है फार्मर का एतमाद बनते हुए टाइम लगना है, अगले 5 साल तक तुमने गंदम उगानी है, ये 5 लाख तुम पकड़ो, इसको इस्तेमाल करो। जिस दिन तुमने ये 5 साल वाली सुरखुरू तुम्हें मिल गई, उस दिन ये 5 लाख तुम्हारा। अब जिस दिन ये 5 लाख रिसीव करेंगे उस दिन ये डेफर्ड ग्रांट है, पूरे 5 साल हम गंदम उगाते रहेंगे, इनकम में नहीं डाल सकते क्योंकि शर्त इस तरह की है कि 5 साल बाद ये तुम्हारी इनकम बनेगी। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि हुकूमत कहे ये पकड़ो, क्या नाम भाई आपका, उस्मान भाई, ये पकड़ो 5 लाख, ठीक है उस्मान भाई, ये पकड़े इन्होंने 5 लाख, उस उस्मान को उन्होंने कहा था पूरे 5 साल तुमने गंदम उगानी है, अगर 5 साल से पहले एक भी साल ऐसा आया कि तुमने गंदम की बजाय कुछ और उगाने की कोशिश की तो सारा 5 हमने तुमसे वापस ले लेना है। तो वो 5 साल इंतज़ार करेगा, उस्मान 5 साल इंतज़ार करेगा, जबकि उस्मान, इसको हुकूमत ने कहा ये पकड़ो 5 लाख, 1 साल बाद 1 लाख तुम्हारा, अगर अगले साल तुमने गंदम उगाना रोकी तो 4 लाख वापस ले लेंगे, 2 साल बाद किया तो 2, 3 साल बाद किया तो 3। इस उस्मान से जो शर्त लगी है गवर्नमेंट की वो सालाना के हिसाब से है, तो ये उस्मान भी पहले दिन तो ग्रांट लाइबिलिटी में ही रखेगा, फिर हर साल एक एक साल करके लाख लाख करके इसको इनकम में डाल सकता है। ठीक है, तो ये देखो, अगर अब देखो ना, ये बायोलॉजिकल एसिड गंदम क्या है, बायोलॉजिकल एसिड है ना, लिविंग प्लांट है जो कि खुद हार्वेस्ट हो जाना है, तो गवर्नमेंट ने उसकी मद में आपको क्या दिया है, ग्रांट दी है। तो उसके लिए 2 सूरतें हैं, अगर वो अनकंडीशनल है तो जैसे ही रिसीव हुई है, अच्छा तीसरा आप भी हो, क्या नाम है, कमर भाई को गवर्नमेंट ने कहा ये पकड़ो 2 लाख और जाओ, तुम्हारा काम ही बड़ा पसंद आया जो तुमने पिछले 2 साल के अंदर यहाँ पे गोट फार्मिंग कर दी है ना, पाकिस्तान की अपनी तो
खपत पूरी हुई हुई है गोश्त की, अब हम एक्सपोर्ट की सूरत हाल में आ गए। तुम और तुम्हारे जितने भी दोस्त अहबाब थे, जो तुमने ये सारी मूवमेंट पिछले 2 4 5 साल में चलाई, तुमने कमाल कर दिया। पाकिस्तान अब एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है मीट के, ठीक है, तो तुम्हारा इसमें बड़ा हिस्सा है। तो ये पकड़ो यार, 4 लाख रुपए हम तुम्हें देते हैं, खुश हो गए हम तुमसे, खुश हो गए हम तुमसे। अब इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है, फ्यूचर का भी वो काम करना है तो कंडीशन अटैच नहीं है। तो ये जैसे ही रिसीव हुए या ये वादा हुआ, ये इनकम रिकॉर्ड कर ले। बात समझ आई? लेकिन इधर अगर कंडीशनल हो तो रिकॉर्ड करो एज इनकम इन पीएनएल व्हेन द कंडीशन इज मेट। वो भाई उस्मान जो है उसकी कंडीशन 5 साल बाद मेट हो रही है, वो 5 साल बाद इनकम बनाएगा। ये भाई उस्मान की हर साल होती जा रही है थोड़ी थोड़ी करके, तो हर साल थोड़ी थोड़ी इनकम बना ले। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है मेरे पास, बस फिर पिक्चर एक ही बार ले लेना, नोट करना हो नोट कर लेना, फिर मैं आपको स्टैंडर्ड से पढ़ाता हूँ। कंडीशनल की ही एग्जाम्पल है जी, अनकंडीशनल की क्या एग्जाम्पल देनी है आप? ठीक है, पढ़ें जी। ये वही एग्जाम्पल है, वो 5 लाख था, सॉरी 50 बोलना था तो 5 लाख बोल दिया था। ठीक है, लें जी। Government gave us a grant of ₹50 with condition that grant will become repayable in full if condition of crop growing from 5 years is not met। तो ऐसी सूरत के अंदर ये बड़े वाले उस्मान भाई हैं, तो जिस दिन रिसीव करेंगे कैश डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट करेंगे और पूरे 5 साल इंतजार करेंगे और 31/28 को जाकर लाइबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट कर सकते हैं। जबकि छोटे वाले उस्मान भाई जो हैं उनकी कंडीशन जो है वो साथ साथ मीट हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी बुक की थी, हर साल 10-10 रुपये की इनकम बुक करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि सारी इनकम खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, अब इधर पढ़ लेते हैं ज़रा, ये पढ़ लें ज़रा एक दफ़ा। ये बायोलॉजिकल एसेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सिर्फ इसकी बात कर रहा है। ऊपर देखो गवर्नमेंट ग्रांट्स और नीचे क्या हेडिंग है, बायोलॉजिकल एसेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो जो दूसरे हैं एट कॉस्ट वाले या जो बियरर प्लांट है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, इफ बायोलॉजिकल एसिड हैव बीन मेजर्ड एट कॉस्ट और इट इज अ बियरर प्लांट दैट देन रिक्वायरमेंट ऑफ IS 20 शुड बी अप्लाइड। ठीक हो गया, ये अलग छोटी सी बात है। ये जो है ना, ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है, इससे कंफ्यूज ना होना, जैसे पढ़ाया है वैसे ही है। ठीक है, आप इधर पढ़ लें। अनकंडीशनल ग्रांट अगर रिसीव हो, एन अनकंडीशनल ग्रांट शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल। ये इसकी एंट्री आ गई। ठीक है, और इधर देखो, कंडीशनल ग्रांट फॉर एग्जांपल एंटिटी मे बी आस्क्ड नॉट टू एंगेज इन स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। वो कहते हैं गंदम उगाओ, वो कहते हैं चावल ना उगाओ, ये दोनों बातें हैं। ठीक है, चावल ना उगाना और जो मर्जी उगा लो। ठीक है, अब इफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसिड मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज कंडीशनल including when government grant requires not to engage, entity shall record government grant in PNL when and only when condition attaching to government grant are met। partial recognition की कब इजाजत है छोटे उस्मान भाई? terms and condition of government grant may vary। for example, grant may require entity to farm in a particular location for 5 years and require entity to return all grant if farm for a period of shorter than 5 years। in this case grant is not recorded until 5 years have been passed, पहला case। However, if terms in grant allow part of it to be retained according to time that has elapsed, entity recognize that grant that part in profit and loss as the time passes। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये करके दिखा। ठीक है, दोनों ही हैं। ऊपर वाला अगर अनकंडीशनल है तो वो कह रहा है अगर कोई मतलब उन्होंने माफ़ी नहीं दी हुई है, पूरा 5 साल का वेट है तो ये करो, नहीं तो ये करो, ये लिखा हुआ है अगले पैरा में। ठीक है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, जिस दिन रिसीव हो उस दिन ये काम कर लो और जब फुलफिल हो जाए कंडीशन तो। लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल ही शॉर्ट बात थी तो मैंने ज़रा 5 साल में बांट के दिखा दी कि उसमें भी 2 सूरतें हो सकती हैं। ठीक है, और सही है। अब इसकी ना आप पिक्चर ले लें, ये एग्जाम्पल आपने होमवर्क में करनी है। ये वही एग्जाम्पल है जो आपको IS 20 में नज़र आई होगी, डेटा शायद चेंज है बस। ये जो बेसिक क्वेश्चन करवाए जाते हैं ना, उस वक्त मैंने यहीं से उठा के उधर बस लिख दी थी, नहीं बल्कि ये वो नहीं है। चलें खैर, आपने इसको होमवर्क में ट्राई करना है। लें जी, इसकी पिक्चर ले लें आप। या नोट करना तो भी कर लें, एक दो मिनट में जो कर रहे होते हैं नोट साथ साथ कर लेंगे वो। उसके बाद बस पास पेपर 2 कर लें और फिर पास पेपर 2 में क्या है, ट्रू फॉल्स। उसमें असल में एक ये पॉइंट था, इसलिए मैंने कहा चलो
ये भी कर लें ताकि सवाल पूरा हो जाए। और फिर रीसेंट अटेम्प्ट का पास पेपर है जो इंशाल्लाह हम थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट और लास्ट क्लासेस में करेंगे इंशाल्लाह। 2-3 दिन में कर लेंगे नॉर्मल क्लासेस में ही एंड पे इंशाल्लाह। टारगेट तो यही है, अल्लाह खैर करे, खैर हो तो। जी आ जाओ भाई, नोट कर रहे हैं, जल्दी कर लें। आज टेस्ट है आपका, मैं बताना भूल गया, सॉरी। जिन्होंने दे लिया है अच्छी बात, इन्होंने नहीं दिया दे के जाइएगा टेस्ट FAR 2 का I-38। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ IS-41 भी होना चाहिए। सारा तो पढ़ लिया, कोई नहीं, अगला हफ्ता से। अगले हफ्ते तो टेस्ट अब नहीं होगा, अगले हफ्ते तो सोमवार वाले दिन ईद होगी। तो अब देखो, कोशिश करेंगे कि जब आप जुमे को आओगे तो कर लेंगे अगले हफ्ते का टेस्ट। चल रहा है, जब खत्म होगा पता लग जाएगा। शायद हो जाए बुध तक ही, फिर I-21 शुरू कर देंगे। अच्छा जी, आ जाए ज़रा पास पेपर 2 पे। सारा FAR 2 ही ऐसा है, समझ आता है सारा अच्छे से, क्योंकि अकाउंटिंग आपको अब आती है माशाल्लाह। लेकिन बस मसला ये है कि चीज़ें ज़्यादा हैं। अब जैसे ईद पे जा रहे हो तो 6 छुट्टियाँ, तो 3 दिन याशी करना, 3 दिन पढ़ लेना, मतलब रिवाइज़ कर लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। I-38 का एक सवाल डिस्कशन वाला लिख लेना, एक सवाल नोट वाला बना लेना, एक एंट्रीज़ वाला, रेक्टिफाइंग वाला, 3 सवाल वहाँ से कर लेना। IS-41 के 1-2 सवाल ऐसे ही बस कर लेना, थोड़ा रिवीजन कर लेना, ताकि भूले ना, रनिंग में रहो। पेज 651 पे दोबारा तशरीफ़ ले आइए जी। मार्च 2021 में 8 नंबर का अगलों ने ट्रू फॉल्स पूछ लिया, जो सही से पढ़ के जाए वही करे। खैर तुक्के भी लगा देते हैं बच्चे, आधे शायद तुक्के भी सही हुए। With reference to IS-41, identify whether each of the following statement is true or false. अब पता नहीं बात कोई ना की हुई हो तो अभी कर दूंगा, की हुई हो तो बता देना। Both fish farming and ocean farming are agricultural activities. बोलो, ट्रू है, फॉल्स है, क्योंकि ओशन फार्मिंग में आप कोई इस क्या कहते हैं ना उसको, ट्रांसफॉर्मेशन की कोई आप वो नहीं कर रहे, मैनेजमेंट नहीं कर रहे, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि एक ये भाई ने अखरोट का दरख्त बाग लगाया हुआ है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है। तो साथ वाला भाई जो है ये वैसे ही जंगल में जाता है, ऊपर पहाड़ों पे अखरोट तोड़ के ले आता है। इसने लकड़ी के जंगल लगाया हुआ है और वो भाई जंगल से लकड़ी काट के ले आता है, फ़र्क है। लकड़ी का जंगल लगाया हुआ है और दूसरा जंगल से काट के ले आता है, ठीक है ना। तो जो अल्लाह की तरफ से नेमतें आ रही हैं, ऐसे ही जाके आप वहाँ के ऊपर वो फार्मिंग, वो भी ओशन फिशिंग का मतलब क्या है, फार्मिंग बोल रहा था, ओशन फिशिंग का मतलब ही क्या है, वहाँ से आप जाके मछलियाँ पकड़ रहे हैं। अब वो जाहिर सी बात है, किसी की वो हुकूमत की मदद किया था तो हुकूमत हो सकता है वहाँ पे आपसे लाइसेंस के पैसे ले और आपको फार्मिंग करने, वो फिशिंग करने दें। लेकिन वो लाइसेंस तो इंटेंजिबल एसेट में जा सकता है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि ये जो फ़िश यहाँ पर मौजूद हैं ओशन के अंदर, ये मेरा IS-41 का बायोलॉजिकल एसेट है, चलो इसकी फेयर वैल्यू कॉसल निकालें, नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, और अगर आपने खुद अपने पास फार्म, कंट्रोल्ड फार्म बनाया हुआ है तो बस ठीक है, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें फ़िश फार्मिंग जो है ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है और ये नहीं है, ठीक है जी, ओके। चलो नेक्स्ट, उसने दोनों के बारे में कहा था। IS-41 डज नॉट अप्लाई ऑन बियरर प्लांट, सही कह रहा है, यहाँ तक तो सही है। हाउएवर इट अप्लाइज ऑन प्रोड्यूस गोर, बिल्कुल ठीक भाई, सही। अब देखो, जो डीप डाउन जाकर इस तरह से पढ़ा होगा वही इसको ट्रू बहुत सही बता सकता है, लेकिन आपने पढ़ लिया, अल्लाह का शुक्र है। अब आप चलते जाए आगे, यहाँ तक को मसला। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल एसिड शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट ऑफ, अरे नहीं यार, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आता है। A biological asset should subsequently be measured at fair value.
पूरी बात नहीं लिखी हुई। ये स्टैंडर्ड फेयर वैल्यू नहीं कहता, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहता। A gain or loss on subsequent remeasurement of biology should be taken to profit and loss account। ठीक है, देख लेना पिछू मुड़े से गलती ना हो। ट्रू ही है वैसे, मुझे ट्रू ही लग रहा है। Commission to broker as well as advertising cost would be classified as cost to sell when valuing agricultural produce upon harvest। ये जो आया ना, ये पढ़ के आए थे, ये नहीं आता। कमीशन टू ब्रोकर तो आता है, इसलिए ये दोनों नहीं है तो फॉल्स है, जुमला फॉल्स है। ठीक है। और जी उसके बाद ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसिड आर अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 41। अभी भी पढ़ के आ रहे हैं, सारी नहीं, सिर्फ वो गवर्नमेंट ग्रांट्स जो रिलेट करें उन बायोलॉजिकल एसिड से जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाले। अगर बायोलॉजिकल एसिड कॉस्ट वाला है या बियरर प्लांट है, उन पे IAS 20 लगता है। ठीक है। और लास्ट है, वंस वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शीप subsequent processing of wool into carpet is accounted for under IAS 2। सही कह रहा है, ट्रू। कितना आसान था ये, 2 ही पास पेपर थे और फिर बच्चों ने कहा बस नहीं आता, आ गया फिर इस 8 नंबर का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर 8 नंबर का आया। जी मिक्स होता है, इससे पिछली अटेम्प्ट में आपके किताब में जो सवाल होगा वो फाइनल अकाउंट्स का सवाल होगा। अब जो डल गया होगा किताब में, फाइनल अकाउंट्स के अंदर उसने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट मांगी थी नोट्स के साथ, उसमें उसने बायोलॉजिकल एसिड की एडजस्टमेंट डाली हुई थी। एडजस्टमेंट इतनी हैवी नहीं, गलती की हुई थी, उसने करेक्शन करनी थी। गलती उसने ये की थी कि उसने कॉस्ट पे रखा हुआ था उसको, आपने उसको कहना था नहीं नहीं यार कॉस्ट फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल पे रखना है और फिर फेयर वैल्यू पर लेके जाना है, तो करेक्शन करके आपने दिखानी थी। फाइनल अकाउंट में सारा कुछ ही आ सकता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है। इसके अलावा IAS 21 के साथ मिक्स हुआ पड़ा है, ऊपर देखो पास पेपर के अंदर, ये ऊपर वाला सवाल IAS 21 के साथ मिक्स है। इसके अलावा जहाँ मर्जी में यार मिक्स कुछ नहीं होता। आपको टॉपिक आते, दोनों टॉपिक अलग अलग, अब देखो दूसरा नहीं आता फिलहाल हमें, तो मैंने वो साइड पे रख दिया, IAS 41 तो फिर भी हो गया, और मिक्स क्या होता है। ठीक है, चले मेरे ख्याल में इसकी तरह ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा IAS 38 को लिफ्ट करा लें। नाराज ही ना हो जाए, उस्मान भाई कह रहे थे IAS 38 रहता रह जाना। स्कोप हमने पढ़ लिया, स्कोप पैरा डेफिनेशंस हो गई थी। बेटा ये आप लोगों को कहा था कि आपने पढ़ के आना है, तो कोई मसला इसमें आया हो तो बताएं। ये असल में ना यहाँ से नहीं पता लग रहा कि हमने पढ़ा हुआ है, ये यहाँ से पता लगेगा कि हमने सारा पढ़ा हुआ है। ये देखो, ये देखो, क्योंकि ये असल में सफ़ा उस वक्त किताब नहीं ना आई थी, तो ये 1-2 दिन ऐसे चला था काम। ठीक है जी, तो सही है ना, ये भी मैंने पढ़ा दिया होगा। ओके, तो इसलिए तसल्ली रखें। बाकी मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस पर ना वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लूँगा, ताकि जब भी यहाँ से गुजरे यूँ ना लगे ऐसे लग रहा है ऐसे कभी देखा ही नहीं है, तो नई चीज़ है ये सारा पढ़ चुके हैं हम। ये पेंडिंग है और ये तो आफ्टर कंसोलिडेशन ही समझ आएगा आपको, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन आपने उस वक्त पढ़ना है। ठीक है जी, जी सॉरी। इंटरनली जनरेटेड डिस्कशन हो गई थी, रिसर्च फेज, डेवलपमेंट फेज, कॉस्ट, प्रोविजन। यार क्या छोड़ा है हमने कि हम इधर से क्या करने आ रहे हैं, ये तो आप ट्राई करिएगा ज़रा।
प्लीज़ आज कर लीजिएगा, कोई मसला हो तो। एग्जाम्पल सारा कुछ कवर कर रही है। यहाँ पे कुछ मसले मसाइल होने चाहिए थे। किसी ने रीड किया 225 सफ़ा? हाँ बोलो जी। ग्रॉस रिप्लेसमेंट कभी आई कैप ने टेस्ट नहीं किया, लेकिन करेंगे किसी वक्त में। रीवैल्यूएशन के ना दो मेथड्स हैं। एक है नेट रिप्लेसमेंट मेथड, जो हम करते हैं, हमेशा से करते आए हैं, जिसमें अक्यूमुल एडेप्शन को हम ख़त्म कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और एसिड को उठा के फेयर वैल्यू पे ले जाते हैं गेन लॉस ओसीआई में। जो ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड होता है उसके अंदर हम अक्यूमुलेटेड एडेप्शन को एलिमिनेट नहीं करते, बल्कि कॉस्ट को और अक्यूमुलेशन दोनों को ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे रीस्टेट करते हैं कि बुक वैल्यू जो रिवाइज होकर आती है वो रीवैल्यूड अमाउंट के बराबर आती है। करेंगे इंशाल्लाह। कहाँ लिखा हुआ है वैसे? नहीं, पेज तरतीब से चलो ना। पेज 225 पे कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? पेज 225 पे वैसे मैंने जो समरी पढ़ाई थी ना वो सारी इन्हीं की थी। कॉस्ट मॉडल है, रीवैल्यूएशन मॉडल है। कोई मसला है इनमें? इस 225 सफ़े पे किस किस ने रीड किया है? कोई 4-5 शहादतें तो आ जाती, सिर्फ 2 बच्चों ने पढ़ा है। छोटी छली वाली क्लास से रह जाती है। थे रमज़ान ख़त्म होने दो, देख लूँगा एक एक को। जिन 2 बच्चों ने पढ़ा उनको इस सफ़े में कोई मसला नहीं आया। अब बाकियों को मैंने जवाब भी को नहीं देना, मेरे लो जवाब जे। अच्छा जी, पेज नंबर 226 आ गया जी। इसके अंदर कोई क्वेश्चन? ये हमारा क्वेश्चन करेंगे, छोटी सी एग्जांपल से करके समझेंगे इसको, ठीक है जी? ओके, तो ये पेंडिंग विद एग्जांपल किसी वक्त करेंगे, एग्जांपल यूज़ करके, ठीक है जी? आज अब असल में मेरा दिल है थोड़ा एमसीक्यूज कुछ कर लें, इसलिए मेरा दिल है कि इसको ना छेड़ूं। ट्रीटमेंट ऑफ रीव एंड सरप्लस, वही यार आप लोगों का सारा पढ़ा हुआ है आपने। ये सफ़ा किस किस ने पढ़ा था? वही 2 बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है। आपने नहीं पढ़ा ये वाला सफ़ा? बेटा पढ़ा था, सही है। यूज़फुल लाइफ 227 पेज। मैंने तो लगता पढ़ा नहीं, फिर कुछ भी नहीं था इसमें। श्योर नहीं पढ़ा? पढ़ा। 2 ही बच्चे ने, उन्होंने देखी जाना मैं। चलो, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल डिस्पोजल, एग्जाम्पल मैंने कहा था रीड ओनली करिएगा। ऐसा ही 32 हो गया था। डिस्क्लोजर्स यहाँ पे आ चुके हैं जी हम। अच्छा जी, अब डिस्क्लोजर्स जो है ना जी, वो कोई डिफरेंट नहीं है ज़्यादा IAS 16 से। जैसे IAS 16 के अंदर डिस्क्लोजर्स थे ना जी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपको डिस्क्लोजर्स देखने को मिलेंगे। तो पढ़ लेते हैं, पढ़ के समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके, सबसे पहले इंटेंजिबल ज़रा पहचान वाली चीज़ नहीं है ना ज़्यादा, तो उन्होंने फिर कुछ क्लासेस बता दी कि आप डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं जो इंटेंजिबल्स की। वो क्या हैं? अ क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज अ ग्रुपिंग ऑफ एसेट ऑफ सिमिलर नेचर एंड यूज इन एन एंट्रीज ऑपरेशन। एग्जाम्पल ऑफ सेपरेट क्लासेस में इंक्लूड, ब्रांड को कहता है एक क्लास बना लो, मस्ट एड और पब्लिशिंग टाइटल को एक जगह रख सकते हो, सॉफ्टवेयर एक जगह, लाइसेंसेज एंड फ्रेंचाइजीज को इकट्ठा कर सकते हो, इन सब को इकट्ठा कर सकते हो। कॉपीराइट, पेटेंट, अदर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग राइट्स अलग हैं। रेसिपी, फार्मूला, मॉडल, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप्स एक रख सकते हो, एक क्लास बना सकते हो। इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट को भी एक क्लास अलग से ही रखा जाता है, जाहिर सी बात है, ठीक है? तो ये कुछ डिफरेंट क्लासेस हैं जिनके अंदर कुछ जनरल डिस्क्लोजर्स देने और उसके बाद सर्टन सर्कमस्टांसेस के कुछ डिस्क्लोजर्स हैं, ठीक है जी? जो रीवैल्यूएशन मॉडल है बिल्कुल सेम वही वाले डिस्क्लोजर्स हैं जो डिस्क्लोजर्स आपने देने सीखे हुए हैं अपने IAS 16 में, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, अगर आज ना भी हो सके MCQs तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कर लेंगे ना, ज़रा जान छूट जाएगी इससे। करते रहेंगे। MCQs तो ऐसी चीज़ है ना कि 5 मिनट में भी एक हो जाता है, जल्दी टाइम गुजर गया। IAS 41 में कितना जल्दी टाइम गुजर जाता है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि ये ख़त्म करें ना IAS 41 तो IAS 21 स्टार्ट कर देंगे, जल्दी जल्दी टाइम गुजरा करेगा, है ना? शक्लें क्यों बना रहे हो?
An entity shall disclose following for each class of intangible, distinguishing between internally generated and others. ये हमने कर लिया था, याद है? एडिशन की जगह हमने एडिशन लिखकर परचेज्ड और इंटरनली जनरेटेड अलग किए थे, याद है ना? Whether useful life or are definite or indefinite. If finite, then indefinite या finite. अगर finite है तो यूजफुल लाइफ कितनी यूज़ की, वही जो हम नोट के एंड पर डाला करते हैं, यूजफुल लाइफ कितने साल, ठीक है? अमोर्टाइजेशन मेथड बताओ, स्ट्रेट लाइन, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ और अमोर्टाइजेशन बताओ, बिगिनिंग पे बताओ और एंड पे बताओ। कोई नोट होना चाहिए हमारे सामने, ये काम हमने किया हुआ है असल में ना कई सवालों के अंदर। तो कौन कौन से सवाल नोट वाले किए थे, कौन सा सबसे अच्छा लगा था आपको, वही ओपन करता हूँ। 7 का सोल्यूशन ओपन कर लेते। ये सवाल अब आपने किया हुआ है, ठीक है जी। अब वो ये कह रहा है, तो देखो कि हर क्लास के बारे में कुछ बातें बताओ। क्या जी? बता दो लाइफ डेफिनेट है या इनडेफिनेट। अगर इनडेफिनेट है तो फिर आपको अमोर्टाइजेशन मेथड और लाइफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही है ना? कॉस्ट मॉडल, रिवेज मॉडल तो लिखना ही है, लेकिन मेजरमेंट बेसिस वो भी दिखाता हूँ। आपने डेफिनेट या इनडेफिनेट का बताना है। अगर इनडेफिनेट है तो फिर मसला ही कोई नहीं, फिर आपने ना लाइफ लिखनी है ना मेथड ऑफ डेफिनेट, क्योंकि डेफिनेट करते ही नहीं। और अगर डेफिनेट है, फिनेट है, तो फिर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस ये बताना पड़ेगा, यानी कि मेथड बताओ और लाइफ बताओ, ठीक है? ओके। उसके बाद ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ। इसको कॉस्ट नहीं लिखा था मैंने, क्या लिखा था? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इसलिए लिखा जाता है कि कॉस्ट भी इसमें आ सकती है और रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन बताओ, बिगिनिंग पे एंड पे, बिगिनिंग पे एंड पे। जो IAS 16 वाले डिस्क्लोजर्स थे, अंग्रेजी भी वही है, ठीक है? पढ़ो जरा। एंटी शेल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ इंटेंजिबल, इंटरनली जनरेटेड और अदर्स। फिर अगली क्या? हर एक के बारे में, इनके बारे में भी और अदर्स के बारे में भी क्या बताओ? यूजफुल लाइफ बताओ और पहले बताओ कि इंडेफिनेट या फिनिट है। अगर फिनिट है तो फिर उस लाइफ के बारे में बताओ और मेथड बताओ, रेट बताओ। फिर मेथड कौन सा यूज़ किया, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, बिगिनिंग पे भी और एंड पे भी, ठीक है? बिगिनिंग और एंड पे अभी दिखा कर आ रहा हूँ। उसके बाद द लाइन आइटम्स ऑफ SOCI इन विच एनी अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल इज इंक्लूडेड, ठीक है? मिसाल के तौर पे P&L का लाइन आइटम कौन सा है जी? हम कहते हैं जी हमारे पास जो इंटेंजिबल है ना, मिसाल के तौर पे ये हमारा जो सॉफ्टवेयर, हमारा जो पेटेंट है, हमारा जो फार्मूला है, मिसाल के तौर, ये फार्मूला जो है ना जी, इसकी डेप्रिसिएशन जो पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है कॉस्ट ऑफ सेल में। और हमारा जो एक्सपोर्ट लाइसेंस है, इसकी हमारी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन पड़ी हुई है सेलिंग एक्सपेंस में। तो ये ज़रा बता देने में हर्ज नहीं है कोई भी, ठीक है? फार्मूला यूज़ हो रहा है फैक्ट्री में और एक्सपोर्ट लाइसेंस को यूज़ करके हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो इस तरह से हो सकता है ना, डिफरेंट यूजेस के अंदर हमारा इंटेंजिबल हो, तो जहाँ पर उसकी अमोर्टाइजेशन पड़ी है SOCI में, उस लाइन आइटम के बारे में बता दो, कोई मसला? अब बोलो, अभी तक किसी सवाल में ऐसा हुआ नहीं, ज़रूरत पड़ी हो। अगली बात, अच्छा, ओपनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन बताओ, ओपनिंग पे भी क्लोजिंग पे भी, ये तो हो गया। उसके बाद ये ओपनिंग से क्लोजिंग तक का सफ़र क्या कहलाता होता है? रिकन्सिलिएशन। तो रिकन्सिलिएशन ओपनिंग से क्लोजिंग की बताओ, जैसे IAS 16 में कहता था, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी कह रहे जी। ये डिस्क्लोजर्स हैं इस फॉर्मेट में, और नॉर्म यही है, लोग ऐसे ही बनाते हैं, सबसे अच्छा यही फॉर्मेट। बेसिकली तो डिस्क्लोजर देने आप जिस तरह मर्जी दे लें, लेकिन इससे अच्छी कोई तरीका आकार आपको नजर आता है? ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है जो IAS 16 के अंदर थी। PPE का नोट बनाते थे, नहीं पढ़े थे वहाँ पे डिस्क्लोजर? यही डिस्क्लोजर थे, नोट जो नोट बनता था उसके अंदर डिस्क्लोजर्स देने हैं, जैसे मर्जी दो। PPE का इंटेंजिबल का डिस्क्लोजर हम इस शक्ल में दे देते होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड ने लिखी हुई हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। और आप कोई फाइनेंस स्टेटमेंट उठाकर देखेंगे, उसके अंदर इनके नोट्स ऐसे ही होंगे, ठीक है? अच्छा, नहीं जी, तो फिर रेकन्सिलिएशन, अ रेकन्सिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड शोइंग
एडिशन, डिस्पोजल, इंक्रीज डिक्रीज ड्यू टू रीवैल्यूएशन, अमोर्टाइजेशन, एक्सचेंज डिफरेंस अभी क्या पता क्या होता है, और अदर चेंजेस। ठीक है, एडिशन के अंदर बताओ सेपरेटली दोज फ्रॉम इंटरनल, दोज एक्वायर्ड सेपरेटली और थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन। डिस्पोजल बताओ इंक्रीज डिक्रीज ड्यूरिंग द रिजल्टिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन एंड फ्रॉम इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्डेड और रिवर्स, अमोर्टाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड, एक्सचेंज डिफरेंस, अदर चेंजेस जो कि कैरिंग अमाउंट में आएंगे बता दें। ठीक है, तो रेकन्सिलिएशन है जो ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए बताते ही हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया जी, जनरल डिस्क्लोजर। उसके बाद अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पर पड़ा है आपका इंटेंजिबल, आप इंटेंजिबल में रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, तो क्या करें, इसको छोड़ें, IAS 16 वाला याद करें। IAS 16 में क्या बताया करते थे आप, रीवैल्यूएशन आखिरी कब हुई, किसने की, इंडिपेंडेंट था या नहीं था, एक ये बात बताते थे। दूसरा, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस बताते थे। तीसरा, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती, हैड देयर बीन नो। वही तीन यहाँ पे भी हैं, देखो। If intangibles are accounted for at revalued amount, an entity shall disclose following by class of intangible, हर क्लास के बारे में बताओ, effective date of revaluation, carrying amount of revalued intangible, carrying amount that would have been recorded had the revalued intangible been measured using cost, and the amount of surplus that relate to intangible at beginning and end। ये वही मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर, ठीक है। ये लिखा ही होता है हर जगह पे कि आपका वो जो है ना सरप्लस की मूवमेंट बताओ, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन की शेयर होल्डर्स को तो वो बता दो। तो ऐसी कोई बात लिखी हो तो वो कंपनीज एक्ट की बेसिकली रिक्वायरमेंट आपके लोकल लॉज की हो सकती है, पड़ी हुई हो। ठीक है, तो अगर कोई हो लाइन तो वो लिख देते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है entity shall disclose aggregate amount of research and development expense recorded as an expense during the period। R&D जो expense out किया है वो भी आपको बताना है। अच्छा, अब ये बताना है तो कहाँ बताएं, ये नहीं स्टैंडर्ड पाबंद करता। अब हमें नहीं कहीं पे हमारे इंटेंजिबल के नोट में इसकी कोई जगह नहीं है कि कहाँ पे हुआ करेगा डिस्क्लोज, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर आप जो है वो एक लाइन आइटम रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने रखा होगा। एडमिन खर्चा ही होता है, जैसे ऑडिटर रेम्यूनरेशन एडमिन में पड़ा होता है, R&D एडमिन में पड़ा होता है। तो कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है खर्चा ड्यूरिंग ईयर ये जो आपने किया है वो भी डिस्क्लोज करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस कंप्राइजेज ऑल एक्सपेंडिचर दैट इज डायरेक्टली एट्रिब्यूटेड टू रिसर्च और डेवलपमेंट है, बड़ी मेहरबानी। अदर इन्फॉर्मेशन ये भी बता दो, हमारी तरफ से मशवरा है, ज़रूरी नहीं है लेकिन बता दो तो अच्छा है। क्या, द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फुली अमोर्टाइज इंटेंजिबल दैट इज स्टिल इन यूज। याद है IAS 16 में भी यही डिस्क्लोजर था, वो भी यहाँ पर यही कहता था कि ज़रूरी नहीं है, हम इनकरेज करते हैं कि अगर कोई आपके पास ऐसा PPE का आइटम पड़ा है जो फुली डेप्रिशिएटेड तो है लेकिन स्टिल इन यूज़ है, बता दो, क्योंकि उसकी कॉस्ट और अक्यूमुलेशन बराबर होती है, बुक वैल्यू 0 हो चुकी होती है, तो उसके बारे में सिर्फ बताओ कि उसकी कॉस्ट कितनी थी जो फुली डेप्रिशिएट हो गया। यूज़र को बता दो तो बेहतर है, नहीं बताओगे तो कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और a brief description of significant intangibles controlled by entity but not recorded as asset because they did not meet the, ये कौन से होंगे, कस्टमर लिस्ट, मस्ट एड, ब्रांड, सिग्निफिकेंट इंटेंजिबल होल्ड कर रहे हैं लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं करते। अच्छा, आपको ये तो होते ही नहीं है, कोई और भी हो सकते हैं जो पड़े हैं हमारे पास लेकिन अभी तक क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, तो होल्ड तो किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया मीट ना करने की वजह से फायदा दे रहे होंगे, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल नहीं हो रही होगी, रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते, तो बता दो। ठीक है जी स्टूडेंट, नहीं 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 नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन, सिर्फ अमोर्टाइजेशन। मैं कहता हूँ जी, ब्रांड्स के अंदर एक ब्रांड है इधर पड़ा हुआ है, 50 रुपये का एक ब्रांड है, 50 से ज़्यादा हो जाएगा, 10 रुपये का एक ब्रांड है, असल नीचे 50 नहीं पड़ा, 10 रुपये का एक ब्रांड है, वो फुली डेप्रिशिएटेड है। ठीक है, अब सिर्फ हमने नीचे यहाँ पे बता देना है कि ब्रांड इंक्लूड अ ब्रांड with carrying amount of ₹10, दैट्स इट, ये हो गया। अब इन पे कोई असर नहीं पड़ना, ये 20 निकालते हुए ध्यान रखना है इसका
कि आपने जब ऑन ओपनिंग निकाला करते थे, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल करते हैं, फुली डेफिसिट को एक्सक्लूड करना पड़ता है क्योंकि वो अगर इधर पड़ा रह गया, जैसे मिसाल के तौर पे 40 के अंदर 10 पड़ा है, बोलो 40 के अंदर 10 पड़ा है ना, अगर ये 10 यहां से ना निकाला तो ये डेफिसिट हो जाएगा ना, होने दें नहीं तो बस यहां से माइनस कर लेते हैं, ये फर्क होता है, ठीक है ना। सिर्फ डेफिसिट की कैलकुलेशन के अंदर ऑन ओपनिंग असल में ये होता था ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एंड फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट। अगर आपने FAR 1 के अंदर, वैसे तो ये इंट्रो का कॉन्सेप्ट है लेकिन चलो FAR 1 में भी पढ़ाया जाता है थोड़ा सा ऐसे ही चलते चलते किसी दिन स्टपनी के तौर पे। तो इसका असर क्या है डेफिसिट एक्सपेंस की कैलकुलेशन पे, इसकी कॉस्ट 10 रुपए इसमें पड़े हैं और 40 में इसकी 10 रुपए की ही अमोर्टाइजेशन इकट्ठी होकर पड़ी हुई है, पड़ी रहे, यूज जो कर रहे हैं। डिस्पोज तो सिर्फ तब कर सकते हैं, डिस्पोजल तो तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसको बिजनेस से निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे, अभी नहीं कर सकते, यूज में है तो है, लेकिन बता दो एक फुली डेफिसिट एसेट है, ठीक है। यस, ओपनिंग से निकाल सकते हैं, मुझे ये बताओ, यूज कर रहे हैं ना तो पड़ा रहे, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए इसलिए निकाल लो क्योंकि वो फुली डेफिसिट हो गया, अगर यहाँ पे मजीद डेफिसिट कर दिया तो वो माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव एसिड तो होता ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नेगेटिव एसिड। ऐसे की लिखा है डिस्क्लोजर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एन एंटिटी शैल आल्सो डिस्क्लोज फॉर एन इंटेंजिबल एसेट असेस्ड एज हैविंग एन इनडेफिनेट लाइफ। अगर किसी की इनडेफिनेट लाइफ है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट एसेट एंड रीजन सपोर्टिंग द असेसमेंट ऑफ इनडेफिनेट लाइफ। इतना आसान नहीं है कि किसी को इनडेफिनेट कह के छोड़ दो, वो कहते हैं अगर किसी को आपने बारे में किसी बारे लिखा ना इसकी लाइफ इनडेफिनेट है तो फिर उसकी कैरिंग अमाउंट बताओ, वो तो नज़र ही आ रही होगी, बताओ का मतलब है दिखा दो, वो कहीं भी लिखी हो, ऊपर लिखी होती है, वो तो नज़र आ रही होगी, लेकिन वजह बताओ। अब आपके कोई वजह तो होगी ना जिस वजह से आप डिटरमिन नहीं कर पा रहे इसकी यूजफुल लाइफ, वो जो क्योंकि अगर वजह ना होती तो आप डिटरमिन कर लेते, डिटरमिन नहीं कर पा रहे, जो वजह है वो डिस्क्राइब कर दो, वो लिख दो, नीचे अंग्रेजी के अंदर लिख के दे दो, ठीक है। इन गिविंग these reasons entity shall describe the factors that played a significant role in determining that asset has an indebted। और वही गल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बताओ, कैरिंग अमाउंट और रिमेनिंग अमोर्टाइजेशन पीरियड बताओ किसकी, एनी इंडिविजुअल इंटेंजिबल दैट इज मटेरियल टू एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कीमती इंटेंजिबल हमारे पास होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल, ठीक है, तो उसके बारे में क्या कह रहा है, उसके बारे में उसकी कैरिंग अमाउंट बताओ, रिमेनिंग अमोर्टाइजेशन पीरियड बताओ और एनी इंडिविजुअल इंटेंजिबल किसका जो बहुत मटेरियल है। मेरे ख्याल में कैरिंग अमाउंट भी नोट में आ रही होती है, ठीक है। और हाँ, आप नीचे एक अंग्रेजी के अंदर ये जो नोट के नीचे लाइनें होती है ना, यहीं पर अगर ऐसी कोई बात आ जाए ना, सवाल के अंदर आ जाए इस तरह की लाइन, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे सब नोट्स के अंदर लिख देना है। जैसे अगर इस नोट का नंबर है, नहीं है, चलो नंबर 5 है, तो यहाँ पे आपने लिखना है 5.1 और यहाँ पे लिखोगे कि फलां सॉफ्टवेयर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द एंटिटी and its carrying amount is appearing in the note while its remaining amortization period is इतने साल, ठीक है। जागना भाई, हो गया काम खत्म, ठीक है। फिर ये हो गया जिसकी इंडेफिनेट लाइफ है, उसके बारे में बताओ कैरिंग अमाउंट, वो तो नोट में ही होती है। वजह बताओ, अब वजह आपको नहीं पता तो नहीं बता रहे, पर्चे में अगर कोई ऐसी लाइन लिख दे, मौजे लग गई, मुफ्त का नंबर है, सब नोट्स में लिख देना। फिर कोई बहुत आपको कहे जी ये फलां इंटेंजिबल सवाल में लिखो बहुत ही कीमती है और इसकी रिमेनिंग लाइफ इतनी है, तो आप बस अंग्रेजी में लिख दो, नोट के अंदर तो वैसे ही कैरिंग अमाउंट उसकी आ रही होती है, ठीक है। फॉर इंटेंजिबल एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड इनिशियली रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू इनिशियली, तो क्या बताओ जी, फेयर वैल्यू इनिशियली रिकॉर्डेड फॉर दीज एसेट्स, कैरिंग अमाउंट और वेदर दे आर मेजर्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग अंडर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। यानी कि जो आपने गवर्नमेंट ग्रांट वाले इंटेंजिबल्स लिए हैं उनके बारे में ये एडिशनल 3 चीज़ें बतानी है, ठीक है। एग्जिस्टेंस एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल हुज टाइटल इज रिस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल पीपी जैसी ये बात भी कि अगर आपको गवर्नमेंट ने या आपने किसी से कोई मैन्युफैक्चरिंग राइट खरीदा, ठीक है, लेकिन उसने आगे क्या लिखा हुआ है, ये नॉन सेलेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है। या कोई मसला है, केस चल रहा है, आपने एक पेटेंट कहीं से खरीदा, आपने कोई डिज़ाइन खरीदा, आपने उसके हिसाब से प्रोडक्शन शुरू कर दी, ठीक है, लेकिन एक और बंदे ने भी कोर्ट में केस कर दिया कि भाईजान ये तो हमारा था डिज़ाइन, इन्होंने चोरी किया है, अब केस चल रहा है। अब ये केस चल रहा है तो मैं इस डिज़ाइन को आगे बेच नहीं पा रहा, डिज़ाइन तो मैंने ख़रीदा था पैसे देकर, तो इसके बारे में बता दो कि कोई मसला है, उसकी कैरिंग अमाउंट बताओ, ठीक है।
या आपने कोई इंटेंजिबल लोन के अगेंस्ट बैंक को कहा है जी ये मेरा डिज़ाइन, मेरा फार्मूला जो है ये आपके पास जो है गिरवी है, मुझे लोन दे दें, अगर मैं लोन वापस ना करूं ये फार्मूला आपका, आप जिसको मर्जी बेचें, ठीक है। और अगर आपने अगले साल किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट कर ली है किसी इंटेंजिबल को खरीदने की, तो वो भी बता दें आप, ठीक है जी। तो ये थे हमारे डिस्क्लोजर्स। उसके बाद आपने ना एक काम बहुत ज़रूरी आज करके आना है। ये है क्या, ये मैं इंशाल्लाह आपको फिर कल समझाऊंगा। इसको एक बार रीड करना है कि इसमें लिखा क्या हुआ है, आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, लाजमी पढ़ के आना है। और ये पेज जो है ये आपको मैंने कहा था यूज़ कर लीजिएगा वाइल सॉल्विंग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, तो ये उसी के लिए है। वैसे तो मैंने आपको जिस तरह से सवाल करवाए थे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन कुछ बच्चों को स्टार्ट में मसला हो रहा था लिखने में, तो ये बहुत हेल्पफुल पेज है। आपको इस सामने रख के 2-3 सवाल देख के लिख लें यहाँ से, मतलब यहाँ से देखें कि ये लिखना है, उसे वैसा लिख लें, फिट करते जाएं सवाल को इसके अंदर। उसके बाद फिर तीसरे चौथे सवाल पे आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कोई चीज़ है ही नहीं जो आपकी रहती हो। ओके, डन, ठीक है। तो MCQs अब कितने बच्चों ने ट्राई किए थे MCQs? 2 बच्चे, माशाल्लाह। अब कल सारे MCQs करके आना, वरना फिर मैं भूल जाऊंगा कि रमज़ान है और इकराम करना है आपका, ठीक है। IS 41 में अच्छी सी रिवीजन कर लेना। IS 41 कल प्रिंसिपली तकरीबन ख़त्म ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, परसों का दिन कुछ उस पर लगेगा बस। अगर हाफ इस पे MCQs पे लग गया तो फिर परसों में भी वो IS 41 चल रहा होगा, और जब तक चलेगा चलाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।